नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज मीडिया मंथन के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ष 2012 में भारतीय मीडिया कैसा रहा। भारतीय मीडिया के लिए ये वर्ष बहुत शानदार, बहुत जानदार भले ही ना रहा हो, लेकिन दिलचस्प जरूर रहा है। ये कैसे रहा है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं आउटलुक के संपादक कृष्णा प्रसाद, हमारे साथ हैं आरती जेरथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं टीवी के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार और अमित बरुआ, बीबीसी में लंबे समय तक रहे हैं। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ेंगे द हंस इंडिया के स्थानीय संपादक अशोक टंकशाला। हम इन मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन विषय पर वार्ता शुरू हो इसके पहले आइए देखते हैं एक छोटी सी चित्रकथा। साल 2012 भारतीय मीडिया के लिए बेहद दिलचस्प रहा। कई बड़े मुद्दे विवाद उभरे। बड़ी स्टोरी और खबरें भले ज्यादा ना हो, पर इस साल खबर के धंधे को लेकर कुछ बड़े सवाल लगातार सुलगते रहे। एक कॉर्पोरेट घराने ने मीडिया का स्टिंग किया और वसूली के आरोप में एक निजी चैनल के 2 संपादकों को जेल जाना पड़ा। टीआरपी के लिए दुनिया खत्म होने से लेकर बाबाओं के चमत्कार की प्रायोजित खबरों से सनसनी फैलाई गई। लेकिन इस साल टीआरपी पर भी गंभीर सवाल उठे और एक चैनल ने टीआरपी जारी करने वाली संस्था टैम के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा ठोक दिया। कोयला ब्लॉक आवंटन कांड में कई मीडिया समूहों की व्यावसायिक नैतिकता पर भी सवाल उठे। बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने मीडिया में जमकर पैसा लगाया। कई अखबारों और टीवी चैनलों के मालिक बदल गए। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा रेगुलेशन बनाम सेल्फ रेगुलेशन को लेकर बहस तेज रही। विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज का मामला इस बार भी नहीं थमा और एग्जिट पोल एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुए। एक धारावाहिक के विज्ञापन को मीडिया में इस तरह से पेश किया गया मानो वो सच्ची घटना हो। विज्ञापन खबर बन गया और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चा खा गया। देश के एक बड़े मीडिया घराने के मालिक ने इस साल खुलेआम कहा कि वो खबर के नहीं विज्ञापन के धंधे में है। लेकिन प्रिंट और टीवी के अलावा 2012 में इंटरनेट ने अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को शाबाशी मिले तो सवाल भी उठे। कई बार सरकार ने इसे टेढ़ी नजरों से देखा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। बातचीत की शुरुआत हम अमित आपसे करते हैं। आज एक जनरल जो एक ऑब्जर्वेशन है लोगों का, एक आकलन है कि ये वर्ष जो है भारतीय मीडिया में काफ़ी दिलचस्प बहसों का वर्ष रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ शायद ना आई हों उतनी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बहसें शुरू हुई हैं मीडिया को लेकर, मीडिया के कंटेंट को लेकर, उसके अंदर की डिफरेंट ट्रेंड्स को लेकर वगैरह वगैरह। आप किस प्रकार देखते हैं इस पूरे 2012 को भारतीय मीडिया के लिए? उर्मिलेश, मुझे लगता है कि आपने जो तमाम मुद्दे उठाए हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही रेलेवेंट हैं। और हमने पूरे साल में देखा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टेलीविज़न हो, कोई एक दो मुद्दों को उठाकर उसी को बार बार चलाना, ये मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया की एक तरह से खासियत नज़र आई है। और उसको वही 4, 5, 6, 7 दिन और कोई भी खबर, अगर बाल ठाकरे साहब का फ्यूनरल हो रहा है तो बस उसी पर लगे हुए हैं, और जैसे कि दुनिया देश में कोई खबर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जो भी, अगर गुजरात का मामला चल रहा है तो बस गुजरात ही नज़र आएगा, जैसे कि बाकी दुनिया में, देश में कुछ नहीं हो रहा है। तो एक यूनिफोकल तरह का मुझे जो मीडिया का जो नज़रिया है वो एक तरह से साफ दिख रहा है। और ये मुझे लगता है प्रिंट में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरह से जो प्रिंट मीडिया है वो कई बार टेलीविज़न के पीछे पीछे दौड़ रहा है, ख़ास करके अखबार। मैं मैगज़ीन को इसमें नहीं ला रहा हूँ, लेकिन अखबार। तो इस तरह से जो एक एजेंडा है, मुझे लगता है वो बहुत ही संकीर्ण होता जा रहा है, बहुत ही नैरो होता जा रहा है। और जो डाइवर्सिटी इस देश में है, इस मुल्क में है, उस डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी में सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुश्किलात की जो डाइवर्सिटी है, उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया एक तरह से फेल हो गया है। और जिस तरह से उसको मुद्दों को सामने लाना चाहिए, जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना चाहिए, अब आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, ऐसा लगता है कि करप्शन का मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल उठा सकते हैं मीडिया में, और लोग नहीं उठाते हैं, या मीडिया डरती है उठाने से।
तो ये सारे जो इश्यूज हैं और आगे जो प्रोफेशनलिज्म के इश्यूज हैं, जो तथ्यों पर मीडिया आधारित होना चाहिए, वो तथ्य आज कहाँ गए हैं, कितना मीडिया तथ्यों के हिसाब से चलता है, मुझे लगता है ये सारे सवाल 2012 में सामने निकल के आए हैं। मैं एक चैनल पर था जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, तो बार बार उसमें कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा 2/3 बहुमत की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का साइट उस वक्त 115 116 दिखा रहा था और 122 का आंकड़ा होता है 2/3। तो जहां तथ्यों की जो मैं बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने तथ्यों को परे कर दिया है और अपने जो ओपिनियंस हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज की तरह आज की तारीख में मैस्कुरेट कर रहे हैं। आरती, अमित ने एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया कि अखबार, खासकर मैगजीनों को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो अखबार जो देश के हैं वो टेलीविज़न को फॉलो करते रहे लगातार, ये एक इनका कहना है। इस पूरे वर्ष में 2012 में जो अखबारी पत्रकारिता है, खासतौर पे आप अखबार से जुड़ी रही हैं, उसको किस रूप में आप देखती हैं? नहीं, आई थिंक अमित ने जो कहा है उसमें काफ़ी दम है, क्योंकि इतने साल तो मैं अखबार में ही काम करती आई हूँ। तो पहले जब हम अखबार में पहले शुरू किया था तो उस टाइम तो टेलीविज़न था ही नहीं, ये 24/7 टेलीविज़न तो था ही नहीं। तो हम रिपोर्टर लोग तो खुद जाते थे, कुछ भी होता था, कोई भी कांड होता था, कोई भी इंसिडेंट होती थी, तो हम खुद जाते थे मौके पे और लोगों से बातचीत करके फिर वापस आके हम अपना स्टोरी फाइल करते थे। अब मैं देखती हूँ ये जो यंग रिपोर्टर्स हैं वो दफ्तर में बैठ के टीवी देखते हैं, क्योंकि टीवी वहाँ मौके पे है और टीवी सारे विजुअल्स दिखा रही है, कोट्स ले रही है, और जो रिपोर्टर्स हैं वो दफ्तर में बैठ के नोट्स ले रहे हैं और फिर बाद में कुछ बातचीत करते हैं फ़ोन पे, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़रिया हो गया है। तो मोबाइल फ़ोन पे बात करके 2-3 कोट्स लेते हैं और अपना स्टोरी बनाते हैं। तो इससे ना जो फेस टू फेस अपना एनकाउंटर होता था, जो फेस टू फेस कांटेक्ट होता था, वो कम होते जा रहा है। और ये बात सही है, रात को जब न्यूज़ का टाइम होता है तो सडनली ये खबर उठती है दफ्तर में कि ओ टीवी ये दिखा रहा है, तो सब लोग फिर उठ जाते हैं और देखते हैं टीवी क्या देख रहा है, टीवी क्या दिखा रहा है, और फिर अपनी स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। हेडलाइंस भी जो टीवी हेडलाइंस में दिखा रही है वो हेडलाइंस बनती है न्यूज़पेपर में। लेकिन कृष्णा प्रसाद, ये एक तस्वीर का पहलू है, लेकिन पूरी मुकम्मल तस्वीर ये नहीं है। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव जो मीडिया ने लिया उसमें प्रिंट सबसे आगे रहा। जैसे कोयला ब्लॉक आवंटन की कहानी सबसे पहले एक अखबार में आई और कैग की रिपोर्ट ऐसी आने वाली है, इसके हवाले वो स्टोरी आई, इसके बाद फॉलो की गई। इसके बाद आप और भी कहानियां देख सकते हैं। एक बड़ी घटना घटी छत्तीसगढ़ में जब 22 लोगों की सीआरपीएफ ने कहा कि इनको इनकाउंटर में मारा गया और वे आतंकवादी उग्रवादी थे, लेकिन अखबारों ने पहल ली और 22 जो लोग मारे गए उसमें अधिकांश लड़कियां थीं, बच्चे थे और आदिवासी औरतें थीं। तो कुल मिलाकर इस तरह की बहुत सारी और कहानियां मैं ले सकता हूं, लेकिन ये कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो ये जो इनिशिएटिव कुछ हुआ, कुछ पर्दाफाश जो किया गया, जो चीज़ों को सामने रखा गया, उसमें प्रिंट का योगदान है। आपकी राय? Urmilesh, I think there are two things. One is that the media is the story today. It's the elephant in the room. Whichever story is breaking in this country, whether it's in the Naxal heartland, whether it is Thakre, whether it is the Assam exodus from Bangalore, whether it is Kudankulam, whether it is the Delhi gang rape, the media has become central to every story today. You know, you cannot run away from that. Where I'll disagree with Aarti somewhat is whether we are not going out into the field too much or not, as we used to do so. I think the key difference now is that the news gathering job has been more or less outsourced to television. I think print in particular has chosen to go into an analytical mode, editorial mode, and therefore what you'll find is that print may not necessarily want to be at every spot everywhere, but they are more into an analytical mode. जो बड़ी कहानियाँ, बड़ी जो कथाएं हैं, बड़े जो पर्दाफाश हैं, या जो बड़े मुद्दे अपनी रिपोर्ट्स के हवाले अगर अखबारों ने उठाया या मैगजीनों ने उठाया, टीवी चैनलों ने उठाया, उसमें आपको क्या लगता है किस तरह की कहानियाँ सामने आई? क्या ये पहले से वाकई एक सूखा साल था, बहुत ड्राई था, या खबर के हिसाब से, या वाकई बेमिसाल था, या बहुत अच्छा था आपके हिसाब से? No, as I was talking about, I think the media has become the story. Even in some of the biggest stories that are broken, whether it's Colgate, for example, it's turned into a story of Mr. Jindal versus Zee News. Whether you talk of Bal Thackeray, it's become about the
columnists and editors becoming fanboys of Thackeray. Whichever story you talk about, whichever big story, if it's the whole VK Singh issue, it's about the Indian Express story that you talk about. So in every story, there seems to be a subtext which relates to the media itself. You know, so in each story, and I would think whether it's Colgate, whether it's CAG report on 2G scam, whether it's any of these big stories this year, you will find that the media is a layer in the story. Old story, 2G is a old story. लेकिन मुकेश, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपका प्रिंट और विजुअल दोनों में अनुभव है, हिस्सेदारी अच्छी है. आपको क्या लगता है 2012 को रिपोर्ट्स के अगर नाम पर देखा जाए, खबरों के नाम पर देखा जाए, कुछ बड़ी कथाओं के नाम पर देखा जाए, ये वर्ष कैसा लगता है आपको? उर्मिलेश जी, पहले मैं जो मुख्य मुद्दा आपने शुरू में उठाया था उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एक तरफ निश्चित रूप से प्रिंट टेलीविज़न को फॉलो कर रहा है, लेकिन टेलीविज़न भी प्रिंट को फॉलो कर रहा है. हम सब जानते हैं कि तमाम टेलीविज़न चैनल के एडिटर्स वे सब अखबार लेकर बैठते हैं, उनमें से कुछ स्टोरी पिक करते हैं और वही सुबह से आपको सारे चैनलों में दिखने लगती है. तो ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न को प्रिंट ही फॉलो कर रहा है, दोनों एक दूसरे से चीज़ों को शेयर कर रहे हैं. बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा ठोस काम मुझे प्रिंट में दिखता है टेलीविज़न के मुकाबले. टेलीविज़न खबरों को लेके उड़ जाता है और उनको सतह पर छूता रहता है, विस्तार तो देता रहता है. 2012 में क्या तस्वीर उभरती है आपके हिसाब से जर्नलिज्म की? जी, मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ. एक तो ये कि मुझे लगता है कि 2012 में टेलीविज़न का और भी टेबलाइडीकरण हुआ है. ज़्यादा टेबलाइड हो गया है टेलीविज़न, मीडिया भी, क्योंकि इसमें स्कैंडल, सेंसेशनल स्टोरीज़, इस पर ज़्यादा फोकस चला गया. एक दूसरा, इसका बॉलीवुडाइजेशन भी और आगे हुआ है. मतलब मनोरंजन की दिशा में और हमारा मीडिया बढ़ा है. खबरों को कैसे मनोरंजक बनाया जाए, इस पर और भी ज़्यादा जोर देना शुरू हो गया है. तीसरी बात मुझे लगती है कि अगर दिल्ली देश की राजधानी में कुछ होती है, कोई घटना होती है, तो वही मीडिया के लिए खबर है. अगर यहाँ कोई स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है. अमित, दिल्ली सेंट्रिक, महानगर केंद्रित मीडिया होता जा रहा है, ये एक ट्रेंड उन्होंने बताया जिस पर हम सब काफ़ी सहमत होंगे. लेकिन आपको क्या लगता है 2012 में जैसे एक बहुत बड़ी जो मानवीय त्रासदी कह सकते हैं, उसके पीछे राजनीति भी थी, उसके पीछे रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है, उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय जो सरहद है उसकी समस्या हो सकती है, जातीय संघर्ष हो सकते हैं, कोकराझार एक बड़ी मानवीय त्रासदी. लेकिन आपको क्या लगता है कि कोकराझार चूंकि दिल्ली से बहुत दूर था, इसलिए शायद उस मानवीय त्रासदी पर उतना ध्यान मीडिया ने नहीं दिया जितना देना चाहिए था? जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ. चूँकि ख़ासकर कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो घटनाएं होती है वो कई बार मीडिया, आप देख लीजिए तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कितने कॉरेस्पॉन्डेंट नॉर्थ ईस्ट में हैं और कितने बाहर हैं. मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं, कई मैगज़ीन के तो नॉर्थ ईस्ट में अब कॉरेस्पॉन्डेंट भी नहीं हैं. तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये घटनाएं होती है और जितना फोकस होना चाहिए, कोकराझार जैसी घटना, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, वहाँ पर एथनिक ग्रुप्स बहुत सारे हैं, उसको किस पेचीदगी से देखना चाहिए. और जहाँ तक टेलीविज़न का सवाल है, ये सब मुद्दों पर तो टेलीविज़न की कवरेज अगर शायद ना ही हो तो अच्छा है, मेरे को जो लगता है, क्योंकि इतनी छोटी से उसमें इसको कवर करना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है. हमारे साथ हैदराबाद से टी अशोक जुड़ चुके हैं. अशोक, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं. आप सारी बहस को सुन रहे हैं. आपको क्या लगता है अशोक कि 2012 भारतीय मीडिया के लिए आपके हिसाब से कैसा साल रहा? देखिए, जो जातीय स्तर से हो रहा है, अगर हैदराबाद के आंखों से देखेंगे तो वो बहुत डिस्टर्बिंग लगते हैं हमको, जो यहाँ बैठ के देखते हैं या प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं, कि जो अनहेल्दी ट्रेंड्स है पहले वो और भी स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं. अगर कभी जनता की मुद्दा के बारे में कुछ लिखते हैं, दिखाते हैं, तो भी वो कमर्शियल व्यू पॉइंट से ही होता है. मगर हेल्दी एग्जामिनेशन करना, उनका डेप्थ में जाना, पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना, दिखाना या अखबारों में लिखना, ये नहीं हो रहा है. ये बहुत विचार की बात है यहाँ से हम जो देखते हैं. लेकिन आरती, एक बहुत ही उदास अध्याय के साथ वर्ष का समापन हो रहा है.
आप दिल्ली में जो बलात्कार कांड जिस नृशंसता का उसमें दिखाई पड़ी चीज़ें, लेकिन आप एक लंबे समय से आपने दिल्ली में कवर किया है, रिपोर्टिंग की है, सिटी से लेकर और नेशनल लेवल तक। मीडिया ने इस घटना को जिस तरह कवर किया और पब्लिक एक मोबिलाइजेशन जो था, जो बहुत आक्रोश था लोगों में और बहुत जेन्युइन आक्रोश था, उसको जिस तरह मीडिया ने सामने लाया, तो मीडिया के रोल को किस रूप में आप देखती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मीडिया का रोल काफ़ी जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा बैलेंस था इस बार, और मतलब इतनी ख़राब घटना थी ये और सबके दिल पे लगा है, तो मीडिया ने काफ़ी बैलेंस तरीके से किया है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो ग्राफिक्स दिखाते हैं हम टीवी पे, जब भी ये रेप की बात करते हैं तो हमेशा ये शेम आता है, और जो चित्र दिखाते हैं वो महिला को ऐसे मुंह ढके हुए, मतलब कंधों को बाव करते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि महिला के लिए ये जो है, दिस रीइंफोर्सेस द कॉन्सेप्ट दैट रेप इज अ ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन। तो नेचुरली कोई औरत फिर पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहेगी रिपोर्ट करने के लिए। पंजाब की घटना तो अभी बिल्कुल, तो ये जो ग्राफिक्स हम दिखाते हैं टीवी पे, इसको ख़त्म करना चाहिए। मतलब महिला को ये नहीं लगना चाहिए कि रेप कोई शेम वाली बात है, बल्कि महिला को ताकत देनी चाहिए कि वो खुद जाके रिपोर्ट करे और समाज में ये जागरूकता उठाए। ये प्रिंट मीडिया में भी है। अगर आप स्टोरीज के साथ जो लोगोस कई बार देखेंगे, वो इसी जो आरती जिसका जिक्र कर रही है वैसे ही नजर आता है उसमें। और अमित, आपको दोनों लोगों से मैं जानना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हम फिर एक अंतराल के बाद बहस करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को कोशिश की उसने, लेकिन जो बड़े सवाल हैं इस तरह की बलात्कार को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर, बड़े सवाल जो इस व्यवस्था के अंदर हैं, जो हमारे समाज के अंदर हैं, जो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं किए गए ठीक से, जिसकी वजह से हम इस सारी चीज़ों को गड्ढमड्ढ कर रहे हैं, वो बड़े सवाल शायद नहीं उभरे। नहीं, जैसे अभी मैं आने से पहले देख रहा था आउटलुक की वेबसाइट पे कि एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है मध्य प्रदेश में। अभी देख रहा था आउटलुक, मध्य प्रदेश सबसे नंबर ऊपर है, सबसे नंबर। मेरा ये कहना है कि ये जो तमाम हमारी सोसाइटी में जो खामियां हैं, इसको एक दिन से तो दूर नहीं किया जा सकता है, और अगर हम 48 घंटे भी दिखाते रहें उससे भी मानसिकता बदलने वाली नहीं है। मेरी दिक्कत यह है कि जब भी कोई घटना होती है, उससे हम एक जो ऑब्सेशन की जो भावना आती है, उससे मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल हम इस पर फिर एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक छोटे अंतराल के बाद। कृष्णा प्रसाद, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे दिल्ली के उस नृशंस बलात्कार कांड को लेकर, लड़की की मौत हो गई, हम बहुत उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय मीडिया ने 2012 में आपको जो लगता है, क्या लगता है कि वो चीज़ें जो वाकई मीडिया को करना चाहिए था और जो 2012 में नहीं वो मीडिया कर सका, जो चीज़ें मिस हो गई, आखिर वो कौन सी बड़ी चीज़ें हैं हमारे भारतीय समाज की, भारतीय सियासत की, या किसी भी क्षेत्र की, जो वाकई मीडिया कैच करना चाहिए था, जिसको फॉलो करना चाहिए था, जनता के सामने लाना चाहिए था, लेकिन मीडिया नहीं कर सका? This year for me in particular is that the media has become the story, as I said initially. It is the story in every story. It is a subtext to every story. But that said, I kind of disagree with Aarti on the kind of restraint we showed in the gang rape issue. I'm not so sure that this whole restraint we showed was something that is natural to us. I think it came to us after one whole year in which the Indian media was on the back foot on almost every story, where the National Broadcasting Standards Authority took action, where the Press Council of India chairman was talking
consistently about what the media was doing wrong, where the Supreme Court was talking about us, where the government of India was talking about us. So I think we have had a very poor year where the Indian media has been on the mat on a variety of issues. So there are, of course, issues we could always take about poverty, malnutrition, this, that, and the other. There's no question about that. But I think the restraint we are seeing in this Delhi gang rape has come at the end of the year after a very poor year where the Indian media has been on the back foot. Let's also not forget that even in this gang rape issue, it required the INB ministry to issue an advisory to the TV stations on how to conduct themselves because they were arousing the masses. So frankly, if you look at all that's happened to the media this year, it seems to be we've learnt our lessons on the very last week of this year. आरती, ये जो इंडियन मीडिया के अंदर आपने 2012 में देखा जो एक ट्रेंड कि रेगुलेशन को लेकर, सेल्फ रेगुलेशन को लेकर काफ़ी बहस होती रही साल भर, ये जो इशू है, क्या इससे आपको लगता है कुछ चीज़ें इवॉल्व हुई हैं इस वर्ष? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में बहुत काम बाकी है, बहुत, अभी तो शुरुआत ही है जी। और ये जो रेगुलेशन की बात चल, जब रेगुलेशन हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो फिर सेंसरशिप का वो आ जाता है, तो सेंसरशिप तो होना नहीं चाहिए। पर हाँ, अगर हम और डिस्कशन करें इंटरनली आपस में लोगों के, ये जो कई बॉडीज़ हैं, एडिटर्स गिल्ड भी है न्यूज़पेपर्स के लिए, और वो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो लोग हैं वो भी एसोसिएशन है, तो अगर और बहस हो ऐसे तो फिर शायद कुछ इसमें सुधार आए। पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं तो हम नेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो रीजनल चैनल्स चलते हैं उसमें तो हम लोग, क्योंकि हम देखते नहीं हैं वो रीजनल चैनल्स, वो कैसे कवर करते हैं इंसिडेंट्स को, वो कितना सेंसेशनलाइज करते हैं, वो हमको तो मालूम ही नहीं है, और हम देखते भी नहीं हैं वो रीजनल चैनल्स क्या करते हैं। लेकिन मुकेश कुमार, ये 2012 में हम भी दिल्ली सेंट्रिक हैं। ये रीजनल चैनल्स की बात कर रही हैं, रीजनल जर्नलिज्म की बात कर रही हैं, उसका बहुत एक खुशनुमा चेहरा भी हमने 7वें, 8वें, 9वें दशक तक देखा है, लेकिन आज एक बहुत उदास चेहरा भी उसका दिखाई दे रहा है, बहुत निराशाजनक तस्वीर दिखाई दे रही है। अभी छत्तीसगढ़ से एक कहानी आई जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजी अखबार ने दिल्ली में छापी कि किस तरह छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ के चैनल्स, वहाँ के अखबारों को बाकायदे लाभ देकर और कहानियां कहवा रही है। तो कुल मिलाकर पेड न्यूज, मैं उसको न कहकर पेड प्रोग्राम कहूंगा। आपकी राय? ज्यादातर रीजनल चैनल्स का जो बिजनेस मॉडल है जी, वो सरकार पर डिपेंडेंट है, सरकार पर आधारित है, और सरकार से जो धन मिलता है उनको, उसी के आधार पर वो चलते हैं। उनके पास जो एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आती है वो बहुत कम होती है। तो वो इन हालात में वो इस तरह के मॉडल में तब्दील हो गया है कि वो पेड न्यूज़ पर चलने के लिए बाध्य है। वो स्थितियां उस तरह की निर्मित हो गई हैं वहाँ पर। तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक दोनों उसी पर चल रहे हैं। अशोक, यहाँ चर्चा हो रही है कि भारतीय मीडिया में 2012 का अगर पूरा परिदृश्य देखा जाए तो एक चर्चा बिजनेस मॉडल जो है क्षेत्रीय अखबारों के, इलाकाई अखबारों के, मीडिया घरानों के और पूरे देश के भी अगर देखा जाए, सभी, ये नहीं कि केवल क्षेत्रीय, नेशनल भी, बिजनेस मॉडल और जर्नलिज्म के मॉडल के बीच में जो आप कॉन्ट्रडिक्शन या अंतर्विरोध या नज़दीकी कोई अगर देखते हैं, आपकी क्या राय है? क्या ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न नहीं है भारतीय मीडिया के लिए, जिसका कोई जवाब नहीं खोजा जा सका है 2012 में? आप जो कह रहे हैं वो सही है। मैं जो अलग लोग कह रहे हैं वो भी सुन रहा हूँ। ये आप कॉन्ट्रडिक्शन के बाद जो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बिजनेस मॉडल का ही अपर हैंड होता जा रहा है। इनकी वजह जो है, ठीक है, जो बाहर से मैनेजमेंट्स और एफडीआई वगैरह और बिजनेस इंटरेस्ट जो चाहते हैं वो करना ही चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो जो करना चाहिए कॉन्शियसली by standing on behalf of the people और प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनलिज्म जो दिखाना चाहिए वो कम होता जा रहा है। ये लोग भी अपने करियर और अपलिफ्टमेंट, अपने इंटरेस्ट, ये देखने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है। अगर ये लोग प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस इनका होगा और जो फोर्थ मीडिया कहते हैं, फोर्थ स्टेट कहते हैं, जनता के जो पक्ष में खड़े रहना चाहिए,
अगर वो कॉन्शियसनेस इनमें होगा तो जरूर बिजनेस मॉडल जो है उसको पूरी तरह से नहीं रोक पाएंगे, तो कम से कम रेसिस्ट तो कर सकते हैं। कई चीजों में रेसिस्ट करना पॉसिबल है। अशोक, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपसे और चर्चा करेंगे अन्य सवालों पर। अमित, मीडिया घराने मुनाफे को अपने पूरे स्ट्रक्चर का, अपने पूरी दिशा का, अपने पूरे कामकाज का पर्याय समझने लगे हैं। वो खुलेआम बड़े अखबारी समूह कहते भी हैं कि वो न्यूज़ नहीं, विज्ञापन के धंधे में है। मेरा ये कहना है कि अगर आप विज्ञापन बेचते हैं तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के पास आप क्यों जाते हैं? अब मुझे ये मेरा ये भी मैं और ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं कि अगर टेलीविजन चैनल्स पर हम सिर्फ बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट देखें तो ये न्यूज़ चैनल कहां से आएंगे? आपको लाइसेंस दिया गया न्यूज़ दिखाने के लिए, आप न्यूज़ दिखाइए। आप कभी भी चैनल अगर ऑन करेंगे तो अगर सैटरडे या संडे को बॉलीवुड के अलावा कुछ नजर नहीं आता कई बार। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ विज्ञापन के धंधे में हैं तो फिर आप न्यूज़पेपर क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये सारे सवाल बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है और जिस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, जो नया जनरेशन आ रहा है उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या दुनिया के बारे में हम लोग, आज भारत के लोग कितना जानते हैं? जो यंग लोग हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? तो ये जो एक डंबिंग डाउन की जो प्रक्रिया है ये काफी सालों से चल रही है और आज इतनी गंभीर हो गई है कि मुझे लगता है कि हमारा जो पूरी मीडिया का स्ट्रक्चर है वो खतरे में है। बिल्कुल, हमारे पास वक्त नहीं है। मुकेश, जो एक बिजनेस मॉडल की बार बार बात हो रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लाओ और कम से कम जर्नलिज्म पर खर्च करो, कम से कम कंटेंट के पर खर्च करो, कम से कम न्यूज़ गैदरिंग पर खर्च करो, तो ये जो एक ट्रेंड है भारतीय पत्रकारिता के लिए, आप 2012 में किस प्रकार का इसको पाते हैं? इसने खतरनाक हद तक चैनलों को के कंटेंट को बर्बाद कर दिया है, करप्ट कर दिया है। न केवल इस लिहाज से बल्कि इस कंटेंट को जनरेट करने, इसको जो शेप दिया जाता है वो पूरे बिजनेस को ध्यान में रखकर दिए जाने लगा। ये बड़ी खतरनाक। कृष्णा प्रसाद, इसका हल क्या है, इसका जवाब क्या है? बिल्कुल एक सेंटेंस में अगर आपसे हम जानना चाहें। The end is the end. That's it. I mean, the point is, you can talk endlessly about what can be done or can't be done, but the point here is that in 2012 you saw a worse phenomenon, which is the convergence of the business interests of the proprietors converging with the political interests of those proprietors also. In many cases, example Gujarat, example Chhattisgarh, you saw proprietors essentially running a business campaign with a political aim. If you look at Colgate, also the involvement of channel heads and channel owners, what you're seeing is business and politics and journalism. You're not seeing any difference between the three things because of ownership issues and business interests. चुनौतियां ही चुनौतियां लगातार दिखाई दे रही हैं और बिजनेस मॉडल और कंटेंट का जो प्रश्न है, पत्रकारिता और व्यवसाय का जो प्रश्न है, धंधे नैतिकता का जो प्रश्न है, ये भारतीय पत्रकारिता के समक्ष एक बड़े यक्ष प्रश्न की तरह उभरे हैं। हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे एक अंतराल के बाद और चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। वर्ष 2012 में भारतीय मीडिया का परिदृश्य कैसा रहा, कैसे सवाल उठे, उनका जवाब तलाशने की कैसी कोशिशें शुरू हुई, उसमें कितनी सफलता कितनी विफलता मिली, किस तरह हाँफता रहा मीडिया, किस तरह जिंदा दिली के साथ धड़कता रहा मीडिया, हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत आरती हम आपसे करते हैं। जो एक बड़ी घटना सामने आई, जो दर्ज हुई भारतीय मीडिया में, वो थी नैतिकता का प्रश्न। ये बात सही है कि आज भारतीय मीडिया या कहीं भी आप देखें किसी भी देश में, तो एक मिशन से वो प्रोफेशन बन चुका है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आज हम एक ऐसे मीडिया के सामने खड़े हैं जो पूरी तरह एक प्रोफेशन है, एक धंधा है, एक पेशा है और हर पेशे की अपनी पवित्रता होती है। लेकिन नैतिकता का जो प्रश्न है, उसकी पवित्रता का प्रश्न है, उठा करके सामने ला दिया कारपोरेट घराने ने। हमारा इशारा जी और जिंदल की बात पर है, उस विवाद पर है। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आप कैसे इसको समराइज करती हैं, कैसे इसको देखती हैं और क्या प्रश्न उठाता है ये? नहीं, देखिए,
ये हम रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे थे, जो आजकल बहुत ही कमर्शियल हो गया है और मतलब सब लोग अपने मुनाफे को देखते हैं और ये जो जर्नलिज्म का था एज द फोर्थ एस्टेट वो थोड़ा कम हो गया है, उसका महत्वपूर्ण थोड़ा कम हो गया है। तो जब आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो अब कैसे, क्योंकि इट्स बिकम इट्स एन वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस टू रन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, तो अब ये रेवेन्यू कैसे आता है, कहाँ से आएगा? कुछ लोग सरकार से पैसा लेते हैं, रीजनल चैनल्स वगैरह, कुछ लोग जो जी वाले एपिसोड में सामने आया है हमारे पास, तो कुछ लोग कुछ और करते हैं और कुछ लोग तो सो यू नो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम आई थिंक फॉर ऑल टेलीविजन चैनल्स। लेकिन मुकेश, अगर फाइनेंस एक बड़ी प्रॉब्लम है चैनल चलाने के लिए, अखबार चलाने के लिए, तो किसने कहा कि आप अखबार या चैनल चलाइए? उर्मिलेश जी, मुझे लगता है कि इस प्रश्न को थोड़ा सा बिग पिक्चर के साथ देखना चाहिए। एक तो ये कि हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में रह रहे हैं, जहाँ बाजार ड्रिवन मीडिया है, बाजार ड्रिवन सिस्टम है, जहाँ पर हर चीज़ तय कर रहा है बाजार, और बाजार का सीधा सा मतलब है मुनाफा। इसमें कोई नैतिकता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है। हम लोग लाख बहस कर लें, लेकिन जिस तरह से चीज़ें जा रही, जो ट्रेंड है पूरी व्यवस्था का, पूरी आर्थिक नीतियों का, वो करप्ट कर रहा है हर चीज़ को। और मीडिया ये आज 2012 में करप्ट नहीं हुआ है, ये पिछले हम 10-12 साल से बड़ी तेज़ी के साथ इस ट्रेंड को विकसित होता हुआ देख रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से ये चीज़ें आपको जी और जिंदल के केस में एक, चूँकि वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और सबके सामने आ गया इसलिए आपको पता है, लेकिन ये बहुत ही बड़े पैमाने पर है। 2 साल पहले राडिया वाला जो मामला हुआ था, उसने दिखाया था कि कैसे कारपोरेट घराने मीडिया को मैनेज करते हैं। ये एक दूसरे तरह का मैनेजमेंट है और ये सारा मैनेजमेंट मुनाफे के खेल के लिए है, और ये इस प्रवृत्ति को मैं कहीं रुकते हुए नहीं देख रहा हूँ। शोर मच रहा है, सरकार भी शोर मचाती है, उसके अपने स्वार्थ हैं, अपने उद्देश्य हैं। हम लोग की चिंता वाजिब है, पत्रकार बिरादरी एक ईमानदारी से काम करना चाहती है, ऐसा वातावरण चाहती है जिसमें वो अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकें। लेकिन जो पूरा वातावरण बन गया है, व्यवस्था का वातावरण पूरे सिस्टम का, उसमें इस तरह की चीज़ें कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कृष्णा प्रसाद, क्या आपको लगता है वाकई मीडिया मुश्किल में है और बिना इस तरह के यूं कहा जाए अगर अपवित्र धंधेबाजी, इसके किए बगैर अस्तित्व मिट जाएगा मीडिया का? No, I think it's a much more complicated story than that. I don't think, although I agree that profit is the motive behind many of these ventures, I don't think a single news channel in this country is making money. Not one, you know. So I think the question we need to be asking is about ownership. Who are these people who are coming into the media? Who are these real estate guys? Who are these cement dealers? Who are these corporate houses? And why are they coming in? They are coming in not just for money. They're also coming in because the media brings much more than money. It brings them clout. It brings them a whole lot of influence in the political circles where it's important. Look at the kind of stories that have played out this year. Coal, for example, coal scam. Look at the kind of people within the media who have been involved in coal. You know, so I think you have to ask a question which goes beyond just the bottom line, which goes beyond profits. I think there is no question that the media is in trouble. The media has been in trouble for a long time. It's not this year, not last year. It's been in trouble for a very long time. Only the established media houses have been making money, and that too small amounts of money. I mean, not too many players are making money for sure. And definitely within the TV space, almost nobody is making money but for 1 or 2 players, key players. अशोक, आपकी क्या राय है? दक्षिण का अगर हम परिदृश्य देखें, वहाँ क्या दिल्ली या नॉर्थ इंडिया से कोई फर्क नजर आता है या बिल्कुल वही स्थितियां वहाँ भी हैं जो शेष भारत में देखी जाती हैं? जहाँ तक चैनल्स की बात है तो कोई फर्क मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ और यहाँ भी यही रेटिंग्स की बात होती है, एंटरटेनमेंट, और एक साहब कह रहे थे कि बॉलीवुडाइजेशन ऑफ चैनल्स, यही ट्रेंड यहीं भी चल रही है और बढ़ रही है भी, नॉट ओनली चल रही है मगर बढ़ रही भी। लेकिन अशोक, हम माफ कीजिएगा, मैं हस्तक्षेप बीच में कर रहा हूं, लेकिन एक फर्क तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि साउथ में नॉर्थ के मुकाबले राजनीतिक
जो बड़े नेता हैं, जो सियासत के सियासतदान हैं बड़े, उनके चैनल हैं, उनके केबल ऑपरेशन का धंधा उनके हाथ में है, और नए नए जो बड़े राजनेता उभरते हैं वो भी अपने नए नए चैनल लेकर मैदान में उतरते हैं। इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? सही है, उनका भी दो तरह के चैनल है। वो लोग जो है एक तरफ से न्यूज चैनल लगा रहे हैं और उसको अपनी एक एंटरटेनमेंट चैनल भी लगा रहे हैं। और न्यूज चैनल में जो है लगातार उनका ही पब्लिसिटी होता है, बयास होता है, और उन्हीं का जो एंटरटेनमेंट चैनल है उसमें वही बॉलीवुडाइजेशन ट्रेंड लगता है और बढ़ रही है। मगर प्रिंट मीडिया का थोड़ा अलग है। वो खुशी की बात कुछ नजर में आता है प्रिंट मीडिया में। वहाँ आज ये 2012 को अगर आप खास करके देखेंगे तो ये इंट्रोस्पेक्शन ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि जनता से प्रेशर बढ़ रही है और बहुत से डिबेट हो रहे हैं, विद इन द मीडिया भी डिबेट हो रहे हैं। तो इसलिए प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट में एडिटर से लेकर नीचे रिपोर्टर और सब एडिटर तक वहाँ इंट्रोस्पेक्शन का ट्रेंड थोड़ा आ रहा है, कि वो एक खुशी की बात है। और उसके अलावा जो आंध्रा में खास करके जो है पहले से जो डेमोक्रेटाइजेशन ट्रेंड है, मूवमेंट्स को सपोर्ट करना या एंटी रिफॉर्म्स ट्रेंड जो है, ये तो चल रहा है और वो भी स्ट्रेंथन हो रहा है। ये खुशी की बात है। नहीं, लेकिन ये ट्रेंड केवल प्रिंट में है या विजुअल में भी है? नहीं, प्रिंट में ही है, विजुअल में ज्यादा नहीं है जी। क्योंकि विजुअल में जो है वो खास करके वो समझते हैं ये अर्बन व्यूअर्स होते हैं, और ये रेटिंग जो है रेटिंग से ही एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, इसलिए उनका एक अलग ट्रेंड होता आ रहा है। इसलिए प्रिंट चैनल्स में जो है ये इंट्रोस्पेक्शन नजर में नहीं आता है। अशोक, हमारे साथ आप बने रहेंगे, हम आपके पास फिर आएंगे। मुकेश, आप कुछ संक्षिप्त में कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने सेल्फ रेगुलेशन की बात की थी, रेगुलेशन की बात की थी। हम लोग इस तरह की प्रवृत्तियों को देख रहे हैं केवल हिंदुस्तान के संदर्भ में, पूरे दुनिया में, दुनिया के पैमाने पर ये हो रहा है। और आपको याद होगा कि जस्टिस लेवसन ने रिपोर्ट अच्छा खासे ढंग से ब्रिटिश मीडिया को फटकार लगाई थी और रेगुलेशन की बात की, कड़े रेगुलेशन की बात की। तो सेल्फ रेगुलेशन का हम लोग झुंझुना तो बजा रहे हैं, उसका बहुत मामूली सा असर हो रहा है। रेगुलेशन हमें चाहिए ही होगा, सरकारी नहीं, इंडिपेंडेंट हमारा अपना। हाँ जी, आप इंडिपेंडेंट रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, बिना रेगुलेशन के इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना। लेकिन अमित, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पे जो अशोक कह रहे थे, जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है पूरे मीडिया में, पूरे देश के, ये केवल साउथ या नॉर्थ की बात नहीं है, पूरे देश में है। तो इसको जी और जिंदल से हमने बहस शुरू की थी। देखिए, मुनाफा कमाना एक ज़रूरी चीज़ है अगर हमको जीवंत रखना है अपने मीडिया को, अगर उसको जारी रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर मुनाफे की नैतिकता भी एक है। जी, मुनाफे की नैतिकता है, और मुनाफा कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हुए हैं। कॉम्पिटिटिव काउंसिल, कमीशन ऑफ इंडिया है, सेबी है। तो हर मुनाफे को एक दायरे में देखना पड़ेगा। कोई भी आप इंडस्ट्री को ले ले, वो मुनाफा अगर आप कमा रहे हैं तो एक दायरे में आपको कमाना होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी लगाम नहीं है, और प्रेस फ्रीडम के नाम पर मुनाफे की फ्रीडम के बारे में हमारे प्रोप्राइटर्स बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जो प्रोफेशनलिज्म जर्नलिज्म में होना था वो बहुत दूर चला गया है। और मैंने पहले भी आपसे जो बात कही थी कि किस तरह से इस प्रोफेशनलिज्म को हमको रिवाइव करना है और किस तरह से तथ्य पर आधारित कहानियां, स्टोरीज करनी है, वो आज की तारीख में कहीं भी जिक्र भी नहीं होता इन मीटिंग्स में, न्यूज अभी बहस में किसी ने ओनरशिप के बारे में चर्चा की कि जो चैनलों का ओनरशिप है। देखिए, और इसमें उर्मिलेश, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जब लाइसेंस दिए जाते हैं तो क्या आईएनबी मिनिस्ट्री और दूसरे रेगुलेटर देखते नहीं है कि इस चैनल का फंडिंग और सोर्सिंग कहां से आना है? और पहले इसके बारे में जब रेडियो की लाइसेंसिंग की बात हुई थी, क्रॉस ओनरशिप का जिक्र हुआ था। इस तरह से जो बड़े बड़े मीडिया समूह हैं वो और बड़े होते जा रहे हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और जो कृष्णा प्रसाद ने एक जिक्र किया था कि किस तरह से बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं वो अपना दबदबा शेयर खरीद कर या डायरेक्ट ओनरशिप लेकर
जाकर ये कोई हेल्दी बात होगी, ये कोई अच्छी बात होगी कि 2-3 मीडिया ग्रुप्स के ऊपर 2-3 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का पूरी तरह से हावी हो जाए? तो किस तरह से हम इस एक डाइवर्स और प्लूरल मुल्क में 2-3 मीडिया समूह के ऊपर अगर इनका पूरा दबदबा हो जाए तो किस तरह से हमारी मीडिया काम कर पाएगी? मैं अमित इसी चर्चा की तरफ आ रहा था। देखिए कृष्णा प्रसाद, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अमित ने सवाल उठाया कि मुनाफे का केवल प्रश्न नहीं है, मुनाफा ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर जारी रहना है तो मुनाफा ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी अपनी नैतिकता है। आज की तारीख में 700 से अधिक चैनल हैं देश में, इनमें 80% न्यूज़ चैनल हैं। अब आप उनकी ओनरशिप का अगर कैरेक्टर आप देखें, उनकी बैकग्राउंड देखें, तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद चैनलों के जो स्वामी हैं, जो ओनर हैं, वो ऐसे धंधे में हैं जिनका न्यूज़ इंडस्ट्री से या किसी भी बौद्धिक कामकाज से जुड़ी किसी इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नहीं है। ज़्यादातर बिल्डर या तमाम तरह के रियल एस्टेट के धंधे में नए ढंग से उतरे हैं। आप जो कह रहे थे कि पॉलिटिकल क्लाउड वगैरह की सबकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक नई चर्चा जो अमित ने शुरू की है उस पर हमको जरूर बात करनी चाहिए। वो है जो एक अखबार, एक टेलीविज़न, एक सोशल, बहुत सारी, एक घराना बहुत सारा मीडिया कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका जैसे देशों में, दुनिया के अन्य मुल्कों में इस पर कुछ काम काज हुआ है, इस पर कुछ रूल बने हैं, इस पर कुछ कानून बने हैं। अपने देश में ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। Yeah, the cross-media ownership has been a big issue in this country also, but the big media houses, the big media groups in this country have consistently worked to undercut any possible legislation which can curb their growth or expansion. You know, you'll find this story whether it comes to FM radio, whether it comes to news on radio, whether it comes to newspaper groups owning TV and social media and so on and so forth. You will find that the big media groups have always worked as a cartel to keep their interests safe. You'll also notice that in the case of FDI in media, the big newspaper groups got together and ensured that their interests were protected. So the point is, should we have a discussion on cross-media ownership? I certainly believe we should have a discussion. But will we have that discussion? I'm not so sure, because some of the groups have been allowed to become so big that they've begun to dominate every debate and to turn and twist and distort every debate in their direction. So I'm not so sure we'll come to that point where we are able to talk about cross-media ownership. But one point I must make, which is this, which is we all talk very well about ethics and profits and cleanliness of profits and so on and so forth. But what is the onus on the reader? What is the onus on the viewer? What is the onus on the listener? Is this change that you want in the media, is it only going to be achieved by media professionals? I'm not so sure. The reader, the listener, the viewer, the surfer, he must get interested. In this country, if you look at what's happening, the very worst products are the most patronized products, whether it's in print, television, radio, whatever. The very things you hate and detest, and we talk about loudly in films, for example, the very films you detest are the very films which are watched the most. So there is a huge market for the lowest common denominator, which these media players have exploited. You cannot crib about that. But the point is this, that in this country, the thinking masses, the reading masses have played a very poor role in shaping the media that they want to consume. या मुकेश, लेकिन आज के दौर में अगर देखें, जो मीडिया हाउसेज हैं, जो संपादक हैं, जो मार्केटिंग हेड्स हैं और जो रीडर्स हैं, जिस रीडरशिप की बात कर रहे हैं कृष्णा प्रसाद, उनके बीच कोई नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी का जो कहते हैं कि हम चौथे खंबे हैं व्यवस्था के या डेमोक्रेसी के, उनके रिपब्लिक और जनता के बीच कोई नहीं है। ओम्बुड्समैन एक ऐसी संस्था हो सकती थी जिसका एक प्रयोग हुआ इस देश में, लेकिन वो प्रयोग खत्म हो गया। नहीं, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है ओम्बुड्समैन का, और ये होना चाहिए सारे मीडिया संस्थानों में, लेकिन वो उसे काम करने की पूरी आज़ादी मिले और उसकी वो जो कुछ भी करना चाहता हो अखबार में रीडर्स के लिए उसकी गुंजाइश हो। मुझे नहीं लगता है कि जो बड़े मीडिया संस्थान हैं, जो जिनके इंटरेस्ट बहुत तरह के डेवलप हो गए हैं, वो इस तरह के चीज़ों में रुचि रखते हैं, और इसीलिए ये जो ओम्बुड्समैन की धारणा है हमारे यहाँ आगे पनप नहीं पाई। एक आध मेरे ख्याल से हिंदू में है और किसी संस्थान में नहीं, शायद रीडर्स एडिटर हिंदू ने रखा है और वो काफ़ी सक्रिय काम कर रहे हैं। केवल एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, हर मीडिया हाउस में देयर आर टू sections. One is the journalist section, the editorial section. The other is the business section. तो अगर आप ombudsman लाएंगे भी, the ombudsman will be interacting with the editorial section.
The business section is separate. And actually today, the business part is dictating more and more the editorial content of a newspaper or even television. And we're seeing it happen every time. So, you know, any kind of regulation or self-regulation that you would want to bring in would have to involve the business side as well. You know, there would have to be some आरती आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. हम एक अंतराल के बाद इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस मॉडल की बात हम करते हैं, मार्केटिंग के दबाव की बात करते हैं, मुनाफे की जरूरत पर बात करते हैं, क्या इस पूरे तंत्र ने संपादक नाम की संस्था को एक तरह से भारतीय मीडिया से गायब किया है? काफी हद तक ये एक तरह से संपादक भारतीय मीडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और यही हमको नजर आ रहा है, और कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही है. हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे अंतराल के बाद. कृष्णा प्रसाद, अगर हम 2012 में देखें तो अखबारों के खिलाफ कई जगह कार्रवाई हुई, सेंसर किया गया उनको, कुछ पर टीवी चैनलों पर जुर्माने तक लगाए गए, बहुत सारे काम चल रहे हैं. लेकिन पेड न्यूज़ के बारे में मैंने एक भी घराने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी. दूसरे मसलों पर कार्रवाई होती है. एक विधायक की सदस्यता खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में, पेड न्यूज़ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, कोर्ट में केसेज लंबित हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी स्तर पर पेड न्यूज़ के कारण किसी अखबार के खिलाफ, किसी चैनल के खिलाफ कार्रवाई होते मैंने नहीं देखी. If you look at 2012 as a debate between television ethics and print ethics, you have to concede that television ethics have had a bit of a booster shot this year. I think the NBSA has been very proactive. They have acted against Zee News, CNN, IBN, Times Now, and a variety of players. At the same time, despite all the noise Mr. Markandeya Katju makes for the Press Council of India, the fact is that between the NBSA and the Press Council of India, the NBSA has come out stronger. The fact is, this whole issue of paid news is getting murkier and murkier. It's getting deeper and deeper, but it's also getting even more complicated. You know, even in the Gujarat election, the Election Commission spoke openly of the kind of paid news that was happening. अशोक टंकशाला, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो प्रेस काउंसिल की तरफ से बहस है, जो टेलीविजन चैनलों के एडिटर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से बहस है, पूरी दुनिया में जो बहुत सारी घटनाएं दर्ज हुई हैं उनकी रोशनी में जो निकलती हुई चीज़ें हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 2012 में इंडियन मीडिया में एक बहस तो जरूर हुई, लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, कोई ठोस जवाब तक नहीं तलाश सके कि आखिर हम किस तरह की चीज़ चाहते हैं जिससे पेड न्यूज़ जैसे मसलों का समाधान निकल सके? देखिए, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है. अभी तो बहुत चर्निंग हो रहा है, डिबेट हो रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, और जर्नलिस्टों में एक सेक्शन है वो भी एक डिबेट में पार्ट है, और जनता की तरफ से प्रेशर आ रहा है. तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है. मुझे लगता है कि और कुछ साल लगेंगे इनके लिए, जो हिंदी ट्रेंड्स निकल आएंगे. लेकिन अमित, आप देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, वो कार्रवाई कर रहा है पेड न्यूज़ के मामले पर जी, लेकिन अखबार पर कोई कार्रवाई, चैनल पर कोई कार्रवाई नहीं. मुझे तो ये भी सुनने में आया कि कई बार जब प्रेस काउंसिल अपनी सेंसरशिप या लोगों को सेंसर करता है, तो कई बार अखबार वो छापते ही नहीं है, और इस तरह से वो अपना इम्प्यूनिटी दिखाया है उन्होंने. कि मुझे तो लगता है कि ये जो रेगुलेशन का मामला, ये जो सेल्फ रेगुलेशन, ये सब बोगस है, ये कभी इस देश में नहीं चलेगा. बिल बैठकर सरकार को और एडिटर्स को और एसोसिएशंस को मिल बैठकर इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए. और जैसे मुकेश जी पहले लेविसन इंक्वायरी का जिक्र कर रहे थे, इंडियन मीडिया में लेविसन इंक्वायरी ही नहीं रिपोर्ट हुई है. आप देखें कि बहुत कम इसके बारे में चर्चा हुई, क्योंकि किसी को सूट ही नहीं करता. प्रेस काउंसिल का रिपोर्ट भी नहीं रिपोर्ट किया है उन्होंने, जो पेड न्यूज़ के बारे में है. It's just appeared on the website. हालांकि उस पर हम लोगों ने चर्चा की. और मुकेश, आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पेड न्यूज़ है या रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन की बहस है, छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण इस साल एक घटना हुई है निर्मल बाबा वाली. मैं आ रहा हूँ, विज्ञापन बनती खबर. जितने नग्नतम रूप में पेड न्यूज़ का खेल यहाँ हुआ है, किसी ने एडवर्टोरियल भी लिखने की जहमत नहीं उठाई थी. देश के 36 चैनल उसके कार्यक्रम को पैसे लेकर दिखा रहे थे.
अंधविश्वासों से भरा हुआ कार्यक्रम। और जब हल्ला मचा, शोर शराबा हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे चैनल जो देश के लीडिंग न्यूज़ चैनल है वो दिखाते रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने खुलेआम बेशर्मी के साथ पेड न्यूज़ का कारोबार हो रहा है। पेड न्यूज़ को आइसोलेशन में केवल इलेक्शन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, और नहीं, इसके अलावा भी इसको अलग से मत देखिए। ये पूरी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, ये करप्शन का एक तरीका है, और भी तरीके हैं इस तरह के। तो ये मुझे तो लगता है कुछ न्यूज चैनल्स की परिभाषा बदल देनी चाहिए। उसको या तो एंटरटेनमेंट चैनल कहते हैं या इंफोटेनमेंट कहते हैं। एक ट्रेंड जो अभी ये कह रहे हैं, देखिए इसमें you know, the clout of the journalist is declining, both in television and in print. So, you know, you can censure whoever, but unless the brand managers, जो लोग marketing करते हैं, जो लोग मतलब advertising space बेचते हैं, unless they are also brought under the purview of whatever censorship or censoring you want to do, you're not going to have any change. मुकेश, हमारे पास बिल्कुल वक्त कम है। हम दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो इस वर्ष के लिए काफ़ी मैं समझता हूँ उल्लेखनीय है। इस वर्ष देश में एक प्रमुख पत्रकार जो टीवी कैमरा पर्सन थे और न्यूज़ कवर करते थे मणिपुर, उनकी पुलिस गोली कांड में मृत्यु हुई, हत्या हुई एक तरह से, वो थंगजाम नानाव सिंह। तो ये जो एक उनके अधिकारों का, उनके रिपोर्ट करने के अधिकार का जो एक हनन हुआ है देश में, इस ट्रेंड को किस प्रकार आप देखते हैं? इस ट्रेंड को इस तरह से देखना चाहिए, मुझे लगता है कि न केवल सत्ता, हर तरह की सत्ता, हर तरह किसी भी तरह के संघर्ष को दबाना चाहती है, और उसे जो रिपोर्ट करना चाहता है, लोगों तक ले जाना चाहता है, उसको भी खामोश कर देना चाहती है। चाहे वो प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पे हो रहे हों, इंडिया गेट पे हो रहे हों, या मणिपुर में हो रहे हों, सब और शायद अमित कई प्रदेशों में इसीलिए पत्रकार सेल्फ सेंसरशिप के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि शायद स्टेट का दबाव है, शायद बड़े जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनका दबाव है कि वो चीजें रिपोर्ट करें जो कहा जा रहा है, वो न करें जो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और कई हद तक पत्रकार खुद ही समझ जाते हैं कि किस तरह से चर्चा, किस तरह की डिबेट न्यूज़ रूम्स में हो रहे हैं, किस तरह की स्टोरीज करनी चाहिए, किस तरह की स्टोरीज नहीं करनी चाहिए, किस तरह की स्टोरीज प्रोप्राइटर्स पसंद करते हैं, ये तमाम चीज़ें न्यूज़। और एक चीज़ मैं उर्मिलेश आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे पास जो पत्रकारों की जो सिक्योरिटी है, जो हायर एंड फायर की नीति है, उससे भी कहीं ना कहीं पत्रकार डर गया है और मतलब ओपनली बात करते नहीं है, और जो भी डिबेट डिस्कशन है उस पे कहीं ना कहीं लगाम लग गई है। हायर और फायर की पॉलिसी, जिससे कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता की अस्मिता, उसकी अपनी आज़ादी भी जरूर कहीं ना कहीं खतरे में आई है। कृष्णा प्रसाद, हमारे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चला है। क्या इस सिनेरियो में जो सोशल साइट्स हैं, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रहे हैं उन लोगों द्वारा, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भले ना हों, लेकिन वो बेचैनी उनके अंदर जो है समाज से जोड़ने की, जनता से जोड़ने की और जनता की बात को कहने की, ये जो सोशल साइट्स हैं, क्या वो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया का शक्ल ले रहे हैं? धीरे धीरे एक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 100%. I mean, I'm a guy who looks at this whole story as a glass half full, not half empty. I'm not cynical about the media. I think there are many problems with the media, but I think there are also many things which are great with the media. I think the rise of the social media is a great thing. This is the year when a rural newspaper has been launched. There are good things happening in the Indian media. So I think we cannot get overly depressed about what's happening in the media. This story about ownership, paid news, MediaNet has been going on for 15 years now. So it's not going to end this year, it's not going to end next year. But I think there are some positives. There are fine journalists who are coming up, fine journalism schools which are training good journalists. Yeah. There is social media. There is great pressure from the public. So I think there is change. We will see a brighter future. अमित, आपकी एक बेहद संक्षिप्त टिप्पणी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे कि सोशल मीडिया, इसका जो उत्थान 2012 में देखने को मिला, हो सकता है उसके नेगेटिव्स भी कुछ सामने आए हों कोकराझार के संदर्भ में, जिसको लेकर सरकार नाराज थी, लेकिन यह भी माना गया कि उसके बहुत सारे पॉजिटिव भी आज दिख रहे हैं सोशल मीडिया की। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी बिल्कुल, जैसे कृष्णा प्रसाद कह रहे थे कि ये जो बड़ी मीडिया, बिग मीडिया को एक तरह से टॉर्पीडो करने के लिए सोशल मीडिया एक फोरम है, उसका किस तरह से इस्तेमाल होगा, किस तरह से पत्रकार उसका इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है 2013 में ये कहानी पर हमको निगाहें रखनी पड़ेंगी। ये निगाहें रखनी पड़ेंगी, और इस लंबी चर्चा में आप लोगों ने जो भी बातें कही हैं वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय मीडिया के वर्तमान दशा और दिशा को लेकर, और भविष्य में जो कुछ शक्ल धारण करेगा मीडिया, उसमें शायद इन चीज़ों का एक खास
असर होगा, खास महत्व होगा। लेकिन ये देखना जरूर होगा भारतीय मीडिया को कि अगर प्रोफेशनल्स जो इसके मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं वो अपनी चुनौतियों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते तो इस देश की जनता, इस देश के समाज के अंदर जो जीवंतता है, जो एक गतिशीलता है, वो जरूर विकल्प तलाशेगी। और सोशल मीडिया जो एक तेजी से उभरता हुआ मीडिया दिखाई दे रहा है, भले ही उसको मीडिया एक खास नज़र से देखता हो, शासन उसको एक खास नज़र से देखता हो, लेकिन वो कहीं न कहीं एक विकल्प की शक्ल ले रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मीडिया, पत्रकारिता व्यवस्था का चौथा खंभा नहीं है, बल्कि अगर उसको खड़ा होना है तो जनतंत्र का पहला खंभा बनना पड़ेगा, आम आदमी की आवाज बनना पड़ेगा। तभी वो 2013 में एक बेहतर संदेश देगा। और उदासी के साथ भले ही इस वर्ष का समापन हो रहा हो, लेकिन उदासी को खत्म करने के लिए हमें शिनाख्त करनी होगी उन चीज़ों की जहाँ से सफ़ेद उजाला निकलता है और समस्याओं का, सवालों का जवाब मिलता है। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।